चलो बच्चों, आज आपको जो है 2024 का जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन को अच्छे तरीक़े से देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है 2025 में। हालांकि आपका डेट थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन डेट अप एंड डाउन हो रहा है उससे मतलब नहीं है, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। अब 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए बात उसका अलग है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। तो हम 2024 का क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और अच्छे से आपको देखना है, और जो क्लास में आप आएंगे तो हम इससे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो चलते बच्चों आज 2024 का सॉल्यूशन लेकर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए क्या कहता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज सेम एज, यानी वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला है किसके जैसा है। आपको जरा पूछ रहा है पहला ऑप्शन में, यहाँ दिया हुआ है पहला ऑप्शन में वो है मोमेंटम, दूसरा ऑप्शन है पावर, तीसरा ऑप्शन एनर्जी, चौथा ऑप्शन है टॉर्क। अब जरा सोचिए वर्क का डायमेंशनल फार्मूला किसके जैसा होता है। आपको बताया था ना ट्रिक्स, वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। पहला बात मोमेंटम तो नहीं होगा, दूसरा बात पावर भी नहीं होगा, यह दो ऑप्शन सही है, एनर्जी भी सही है और टॉर्क भी सही है, क्योंकि टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो ये झारखंड बोर्ड का थोड़ा सा कमी रहता है, कुछ क्वेश्चन अप एंड डाउन रहता है। सिंगल चॉइस चुनना था तो यहाँ पर एनर्जी देना चाहिए, टॉर्क की जगह पर कुछ और करना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप सी लिखिए। टॉर्क भी है, सी एंड डी दोनों चलेगा, सी एंड डी दोनों चलेगा। प्रत्येक साल में देखता हूँ एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिस्टेक रहता है, तो यहाँ कोई एक होना चाहिए था, या तो एनर्जी या तो फिर टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। देखिए डायमेंशनल फार्मूला यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला, मतलब आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो यूनिट डायमेंशन हमेशा पूछता है। तो इसका तो कई एक बार बता चुके हैं क्लास में भी। देखिए हमारे पास फार्मूला है F = G m1 m2/r²। एकदम आराम से समझिएगा, एकदम प्यारा प्यारा और बहुत ही आराम से चलेंगे। हमको कैपिटल जी से निकालना है, यहाँ देखिए F × r² और नीचे हो जाएगा m1 × m2। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो F हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/-2। सेपरेशन r तो डिस्टेंस होगा यानी L का स्क्वायर, और मास है तो m होगा, और इसका भी m से m कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लीजिए m का पावर हो जाएगा -1, L का 2 और है L का 1, L3, T का पावर कितना -2। दैट इज योर आंसर। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया जी का, यानी m का पावर -1, L की 2 का पावर -2। तो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। आपको एकदम प्रॉपर अंदाजा मिल जाएगा कि 2025 का क्वेश्चन कैसे आने वाला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहता कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बोलता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है। तो किलोग्राम जो है, किलोग्राम यूनिट है, आप जानते हैं मास का यूनिट है, जबकि डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, इम्पल्स फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ ऑप्शन बहुत ही आसान होगा और ऑप्शन ए होगा। किलोग्राम क्वांटिटी नहीं है बल्कि मास का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 है, उसमें कैंडेला इसका यूनिट होता है। तो बड़ा आसान जवाब होगा, ऑप्शन आप डालेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ व्हाट कैन बी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। हाँ, अब ये थोड़ा कंसेप्ट वाली बात हो गया। अभी तक में से जो क्वेश्चन बनाए 4 बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट है। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन बी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। अब जरा सोचो भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब ऐसा समझिए, मान लो v का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जरा सोचो जब यहाँ पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। वेलोसिटी डायरेक्शन हमेशा होता है अलोंग द टेंजेंट,
तो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब आपको जरा समझना है, आंसर देने से पहले जरा समझिए, यहाँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जब यहाँ पर है तो वेलोसिटी डायरेक्शन नॉर्थ की ओर है, यहाँ पर जब है तो वेस्ट की ओर है, यहाँ पे है साउथ की ओर है, यहाँ पर है ईस्ट, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ढूंढिए, कहता है कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंजेस होगा। क्यों चेंज होगा? ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है? तो प्यारे बच्चों स्पीड स्केलर है, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा बात डिस्टेंस स्केलर है, ये भी नहीं होगा। टाइम स्केलर है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी हमारा क्या है? वेलोसिटी। तो यानी ऑप्शन हो गया सी। पूरा पूरा अंदाजा आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कैसा आने वाला है, और 40 तक पहुँचते पहुँचते पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ये 2024 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 23 का कर दिए हैं, फिर 22 का करेंगे, तो प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा आपको। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड, कौन सा इक्वेशन आप यूज करेंगे? जस्ट कंसेप्ट की बात है। टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन आर गिवन। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मतलब आपको u गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मतलब s गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है a, और आपसे मांग रहा है कि फाइनल वेलोसिटी आप कौन से इक्वेशन से निकालेंगे। तो आप जरा सोचिए, देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, और यहाँ पर देखिएगा s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर है, तो इसमें क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेकिन हमको चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी का यूज हो ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं होगा। और ये तो इक्वेशन ही गलत है, इसलिए आपका ये इक्वेशन होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या 2as। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, देन वी कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। मतलब जस्ट आपको यूज करने सिखा रहा है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं इक्वेशन। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो गया डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज। क्या कहता है? दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट है, तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा? अब जरा सोचिए, ऐसे मान लो इधर 10 न्यूटन फोर्स है, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आपको चाहिए नेट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस करेंगे, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 0। यानी यहाँ रिजल्टेंट 0 होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। कोई भी दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन अपोजिट, देन रिजल्टेंट विल बी क्या? 0। ऑप्शन आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। देखिए कितना आसान है, अगर आपके पास प्रॉपर कंसेप्ट है बड़ा आसानी से आप डील कर सकते हैं। 40 में 40 आएगा, और वो भी 1 घंटा नहीं, 40 मिनट के अंदर बना लीजिएगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, किस क्या कहते हैं? आपको ये वाला पूछ रहा है, दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं, यानी सिंपल जवाब होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 10 नंबर में। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस, बार बार आपको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, गौर से समझिएगा, इधर एक्स है इधर वाई, और यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है। ये एंगल थीटा है, मान लो यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, कभी भी किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वही रहेगा। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है रिमेंस कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, यानी ओमार सीट में आप ए डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक रिजिड वॉल, एक बॉल है जिसका मास एम है और रिजिड वॉल से टकराता है विथ वेलोसिटी यू एंड रिबाउंड्स, लौटता है विथ सेम स्पीड से। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, वॉल के द्वारा बॉल पर कितना इम्पल्स मिलेगा?
आप क्या जानते हैं कंसेप्ट? इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन क्या? मोमेंटम। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11 नंबर में, यहां पर मान लेते कोई वाल है, ये वाल है, हिंदी में दीवाल है, यहां पर कोई बॉल है, ये बॉल का मास है और जा रहा है यू वेलोसिटी से, टकराया, टक्कर के बाद यू वेलोसिटी से लौट रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा। आपको इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू क्या? वेलोसिटी यानी माइनस यू। तो लीजिए फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस एम यू। हमको निकालना है इम्पल्स। हम क्या जानते हैं? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बताइए क्या जानते हैं? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स को जैसे डिनोट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस क्या? इनिशियल, यानी ऐसे पी एफ माइनस पी आई अंडर द मॉड। तो लीजिए अब यहां पर इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारा कितना है? माइनस एम यू, और माइनस देंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है? यहां पर हो जाएगा एम यू। तो लीजिए यहां पर ऐसे ये हो जाएगा माइनस 2 एम यू, मॉड से बाहर कर दो, रिजल्ट आपका आएगा क्या? 2 एम यू। तो ऑप्शन आपका ए होगा। इसको क्वेश्चन क्लास में हमेशा होते रहता है, रनिंग क्वेश्चन है ये, आप कॉपी से निकाल के देखिए डायरेक्ट मिलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। आप अच्छे से सीखते चलिए, प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा आपको। एग्जाम में बैठने से पहले प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है, लॉज ऑफ मोशन से है। कहता है किस लॉ को हम लोग कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। आप ही बताइए, क्या न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं? क्या न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं? सब जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ क्या? इनर्शिया। वहां से इनर्शिया का डिफिनेशन मिलता है, इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर देखिए चेंज मोमेंटम इज गिवन बाई। चेंज मोमेंटम क्या होता है? अरे भाई चेंज मोमेंटम क्या होता है? आप क्या जानते हैं? चेंज मोमेंटम इक्वल टू क्या? इम्पल्स। तो चेंज मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम कहां पर है? ये वाला ऑप्शन हो गया। इसके पहले क्वेश्चन लगभग इसी तरह था। तो ऑप्शन आपका कितना होगा? बी। आप अंदाजा लगाते रहिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन है 2024 में पूछा हुआ, तो 25 में कैसे पूछेगा, अंदाजा लगेगा। आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, मान लो नीट का कोई बच्चा रहता है, तो नीट का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओगे तो निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि कैसा आना 2025 में। अगला लेक्चर में जो आएगा वो नीट का क्वेश्चन आने वाला है। 2024 में और 2023 में जो नीट का क्वेश्चन आया है उसका वीडियो आएगा। हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, बोर्ड के लिए एज वेल एज कंपटीशन के लिए। ये वीडियो स्टेट बोर्ड के लिए है, स्पेशली स्टेट बोर्ड के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। 10 ग्राम का एक कॉर्क है जो पानी के ऊपर में तैर रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज। यहाँ पर देखिए ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर पानी है, तब अच्छे से समझिए, और इस पर एक कॉर्क तैर रहा है, इस पर एक कॉर्क जो है तैर रहा है। चलो भाई एक कॉर्क रह गया, इसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, तैर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? पहले नंबर नीचे एक फोर्स काम कर रहा है एम जी, ऊपर काम कर रहा है फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। इसका मतलब जितना वेट काम कर रहा है उतना फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लग रहा है। तो हमें निकालना है नेट फोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी इक्वल टू क्या? एम जी। लेकिन हमको निकालना नेट फोर्स, नेट फोर्स निकालना है। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बताओ दोनों डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी माइनस एम जी। और अब बताइए फोर्स ऑफ बॉयंसी और एम जी दोनों इक्वल है क्योंकि तैर रहा है, कुछ भी पोर्शन डूबा हुआ नहीं है। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। तो 0 वाला ऑप्शन कौन है? डी। तो ये ऑप्शन आपका हुआ डी। नेट फोर्स आपसे डिमांड कर रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जो वेट लग रहा है और जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रहा है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। एनर्जी इज, तो कितना सिंपल है। एनर्जी इज क्या बोल रहा है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, चेंज ऑफ वर्क। बोलिए सब जानते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। देखिए भाई यहां पर डिस्प्लेसमेंट है और यहां पर फोर्स है। मान लेते हैं ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के एरिया निकालेंगे। तो स्वाभाविक है अगर इस तरह का बार बार क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं, अगर हमको यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो 1/2 क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और हाइट हमारा क्या होगा? फोर्स। अब बताइए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? वर्क। तो यानी बड़ी सीधी सी बात हुआ बच्चों,
कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का अगर हम एरिया निकाल देते हैं तो हमें पता चलता है वर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? जब दो बॉडी कोलाइड होता है और कोलिजन के बाद एक हो जाता है, दो बॉडी कोलिजन हो और कोलिजन के बाद दोनों चिपक जाए, वैसे कोलिजन का नाम होता है क्या? परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे मड को, कीचड़ को उठाए दीवार में मार दिए, जाके चिपक गया, तो हो गया परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो दुनिया कोनो कोलिजन हो, एक बात हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, वो है क्या? लीनियर मोमेंटम। तो आपसे पूछता है इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, बिल्कुल सही है। कहता है ओनली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका ए होगा। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ कंजर्व रहता है मोमेंटम। अगर यही रहेगा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते क्वेश्चन नंबर 18। इफ एन एथलीट डज 500 जूल वर्क इन 4 सेकेंड, एक एथलीट है, मान लेते किसी सामान को उठा रहा है, तो वो एथलीट वर्क करता है 500 जूल वर्क, लेकिन 4 सेकंड में। व्हाट इज इट्स पावर? उसका पावर क्या है? आप क्या जानते हैं? पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो लीजिए वर्क कितना हो रहा है 500 और टाइम कितना ले रहा है 4। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो। इसको कटिंग कीजिए, 125 आएगा, 125 वाट, इतना उन्होंने वर्क किया। पावर आपको निकालना है, 500 जूल वर्क कर रहा है, वो समय ले रहा है 4 सेकेंड, तो पावर क्या है? वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो हम लोग 1 सेकेंड वर्क निकालना भाई, तो वर्क बाय टाइम, पावर हमारा आ गया। तो ऑप्शन कौन हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, और इसका नाम होता है एंगुलर मोमेंटम, यानी एल इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? डी, एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन? रेडियस जायरेशन क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर एक्सिस है, ये मान लो एक्सिस है, वाई वाई डैश, यहाँ पर कोई बॉडी है, तो इसका सेंटर ले लीजिए, और सेंटर से एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, मोटा मोटी भाषा में इसे बोलते हैं रेडियस जायरेशन। रेडियस जायरेशन निकालने क्या फॉर्मूला होता है? √I/m। अब जरा सोचिएगा, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट क्या होता है? kg/m²। मास का यूनिट क्या होगा? kg, kg कट जाएगा, मीटर² का मीटर। और ऐसे भी रेडियस ऑफ जायरेशन एक इफेक्टिव डिस्टेंस होता है, इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं के रोट, और इसका फॉर्मूला होता है ½ I ω², ½ I ω², इसलिए ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो गया आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आपके एग्जाम का 50% कवर कर लिए हैं 2024 का, और किस लेवल का क्वेश्चन है आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपके सामने सॉल्यूशन हो रहा है, और अपने आप को आप जज कीजिए कि आप कहाँ खड़ा है और कितना मेहनत करना है। लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यहाँ देखिए सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या होता है भाई? अगर खीरा है ना, खीरा अगर है और वो लंबा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो भी सॉलिड सिलेंडर होगा। बेलन 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 जो रोटी बनता है वो सॉलिड सिलेंडर है। इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के कारण। तो आप जरा सोचिए, खीरा को आप कटिंग करते हैं, खीरा कटिंग करते हैं तो डिस्क निकलता है, चकती 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 डिस्क निकलता है। तो यानी आपको डिस्क का बता देना है, डिस्क का। तो आप ही बताइए, अगर डिस्क है और एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बताइए कितना होता है? mr²/2। ढूंढ लीजिए mr²/2 कौन है? ये वाला ऑप्शन। इसलिए सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। चलते बच्चों आगे, अब देखते रहिए। यार सुबह से क्लास ले रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा 12 के साथ साथ 11 का भी काम चलते रहेगा। कब तक? जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। 12 भी आपका क्लास चल रहा है, 11 भी काम कर रहे हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे क्वेश्चन चलता हूँ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 23।
कहता है व्हिच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। आपको क्या पता है? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ बताता है सन के अराउंड जो प्लैनेट का मोशन होता है उस मोशन को डिस्क्राइब किया केपलर साहब ने। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या न्यूटन्स लॉ बताता है? नहीं। फैराडे लॉ बताता नहीं। किरचॉफ्स लॉ, ये तो 12th क्लास में पढ़ेंगे, चाहे हिट में हल्का सा पढ़े हैं किरचॉफ्स लॉ। तो वहाँ बताता केपलर्स लॉ आनी ऑर्बिट के बारे में कि सन जो है, सन के अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है वो हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऐसा अगर मान लेते हैं ये एलिप्टिकल पाथ है तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, यहाँ पर सन होता है और सारे प्लैनेट जो है इसी तरह के एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। इसलिए कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट में ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट नॉट सर्कुलर ऑर्बिट। ये केपलर्स का लॉ है। तो यहां पर ऑप्शन हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 वेयर विल बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 1 किलो चीनी खरीदना कहाँ हमें लाभदायक होगा, कहाँ हमें प्रॉफिट होगा ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जानिए, ये अर्थ का डायग्राम बना रहा हूँ, हम टॉपिक पर चलेंगे। क्या कह रहा है? यहाँ पर होता है इक्वेटर, ये है इक्वेटर लाइन और ये है आपका पोलर लाइन, ये है पोलर लाइन। आपको 1 किलो चीनी खरीदना है तो कहा था कहाँ ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ज़रा सोचिए बात, वेट करेगा तो वेट का फॉर्मूला होगा m/g। अगर हम वैसे जगह खरीदते हैं चीनी को जहाँ g का वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ g का वैल्यू ज़्यादा है, तो जब g का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमको कम मास मिलेगा। अगर g का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमें कम मास मिलेगा, तो वैसे जगह खरीदना हमें फ़ायदेमंद नहीं है। हमको तो 1 किलोग्राम चाहिए भाई, तो वैसे जगह खरीदना है जहाँ g का वैल्यू कम रहे, और जहाँ जी का वैल्यू कम रहेगा तो एम का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो सोचिए जी का वैल्यू सबसे कम कहाँ होता है? इक्वेटर पर। अगर यहाँ जी है और यहाँ जी पी है तो बता देना चाहता हूँ पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है इक्वेटर से। तो इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम है, इसलिए वहाँ खरीदना हमें ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जी का वैल्यू कम रहेगा तो मास हमको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वेट मुझे 1 ही kg लेना है। तो जहाँ जी का वैल्यू कम है वहाँ खरीदना मुझे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका इक्वेटर। ऑप्शन बी, ये अच्छा कंसेप्ट है। ये इन फ्यूचर आगे जब बच्चे लोग प्रिपरेशन करता है अदर कंपटीशन का, जीके जीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, तो वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इक्वेटर पर खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि वहाँ जी का वैल्यू कम होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या है? किसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स? भाई सन और मून के बीच में फोर्स लग रहा है मास के कारण। तो जरा सोचिए सन और मून फोर्स, सन और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लॉन्ग रेंज का फोर्स, इसलिए ऑप्शन होगा बी। कॉन्टैक्ट फोर्स तो होता नहीं है, 2 मास कहीं भी है फोर्स काम कर रहा है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स तो होगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई बात ही नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस बिला सोचना क्या है? ए लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब हम भी सन को खींच रहे हैं, सन भी हमें खींच रहा है, मून भी सन को खींच रहा है, मून भी सन को खींच रहा है। हालांकि ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, अगर वीक वाला ऑप्शन रहता तो हम मारते। और ये लॉन्ग रेंज भी होता है, दूर तक लागू होता है और कमजोर बल है, इसलिए लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट वन, यहां पर 26 होगा। अब आइए 26 में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन? लीजिए, रेडियस जायरेशन यूनिट तो मीटर ही होगा। क्वेश्चन रखता रिपीट हो गया ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट। हुक्स लॉ क्या कहता है बच्चों बताओ? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया गया। तो सब जानते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यही तो बोला था हुक्स। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। बाकी चीजें फालतू का है, कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए 28 में। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, यहां देखिएगा जैसे एक वेसल ले लेता हूं, यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, यहां लिक्विड डालता हूं, कोई भी लिक्विड ले लेता हूं और इसकी प्रेशर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए यहां पर प्रेशर निकालना चाहते हैं, ये लिक्विड का पूरा डेप्थ है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H ρg। तो आप जरा सोचिए किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इस
लिक्विड के कॉलम का हाइट पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है, बाकी चीज़ें किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, कोई मतलब नहीं। शेप ऑफ द लिक्विड, कोई मतलब नहीं, लिक्विड का कोई भी शेप हो, हमको हाइट से मतलब है। फॉर्मूला देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जी हाँ, सी ऑप्शन सही। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी। आप इस फॉर्मूला से सोच सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात रहा था तो मान लेते भाई, तो इसलिए ऑप्शन आपका हो गया सी। डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए 29 नंबर। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ। आपसे पूछता है सरफेस टेंशन का यूनिट किसके जैसा होता है। सरफेस टेंशन को टी भी कहते हैं, एस भी कहते हैं, एफ बाई एल होता है, इसका होता है न्यूटन पर मीटर। तो आप जरा सोचिए किसका किसका होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चेक करता हूँ, एनर्जी का होता है जूल और इसका होता है पर मीटर का पर यूनिट वॉल्यूम है तो मीटर क्यों होगा, जूल का हो जाएगा न्यूटन मीटर और यहाँ मीटर क्यों, कटिंग करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये तो नहीं होगा। अब कहता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का हो गया एफ, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कहता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, कौन एनर्जी हो, अच्छा यहाँ क्या कहता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट लेंथ। यहाँ देखिएगा पहले सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के बारे में जरा सोचिएगा। सरफेस एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया जूल, एरिया का क्या हुआ, एरिया का हुआ क्या बोलो मीटर स्क्वायर, यहाँ से आता है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल को हम लोग क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर और यहाँ पर क्या होगा मीटर स्क्वायर, एक वो कट जा रहा है, लीजिए क्या आ गया न्यूटन पर मीटर। जी हाँ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया और सरफेस टेंशन का यूनिट मैच कर रहा है। तो जरा हम इसको भी चेक कर लेते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट लेंथ, सरफेस एनर्जी का जूल और यहाँ पर मीटर, जूल पर मीटर, इसको तोड़ता हूँ तो न्यूटन मीटर और यहाँ मीटर कट जाएगा, नहीं इससे मैच नहीं कर रहा है। यानी बड़ी सीधी सी बात है, सी ऑप्शन सही होगा, सरफेस टेंशन का यूनिट और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का यूनिट सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे चेक कर रहे हैं आप देखिए, यूनिट डायमेंशन से कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, अलग अलग क्वांटिटी का रहता है लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बनते रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता हो। नेक्स्ट वन 30 में आइए, इन विच सब्सटेंस डज द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। आपसे कहता है कौन सा सब्सटेंस में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन मेथड से होता है। हीट ट्रांसफर करने का 3 मेथड बताएं, जिसमें एक कंडक्शन आता है, कन्वेक्शन आता है, रेडिएशन आता है। कंडक्शन होता है सॉलिड में और कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैस में। रेडिएशन के लिए किसी पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, तो अंदाजा लगा लीजिए कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर कहां होगा, सॉलिड में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, चलिए अब आते 31 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कान खोल कर सुन लो, ध्यान से सुन लो, वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी दुनिया के सारे सब्सटेंसेस से सबसे ज्यादा है, इसमें जवाब होगा वाटर। और होता है आप जानते हैं 4200 जूल पर केजी पर केल्विन एसआई सिस्टम में, तो वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए तो गाड़ी में एज ए कूलेंट हम वाटर डालते हैं, बर्फ नहीं डालते हैं। एक आम आदमी क्या सोचता है बर्फ के पास ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी होगा, नहीं, वाटर के पास ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी कंसेप्ट देता है बताओ, सब जानते हैं टेम्परेचर का कंसेप्ट देता है, और इसका ड्रॉबैक्स क्या है, ये हीट का इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसीलिए फर्स्ट लॉ आता है। और फर्स्ट लॉ हीट का इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि किधर से किधर फ्लो होगा, तो सेकेंड लॉ आता है। और सेकेंड लॉ जो है लोएस्ट टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए थर्ड लॉ आता है। और थर्ड लॉ कहता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आप 0 केल्विन से कम नहीं कर सकते। लीजिए इसका जवाब भी हो गया, और जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ चुटकी में खेल भी लिया आप। तो यहां पर ऑप्शन होगा टेम्परेचर। आनी एक बार फिर से बोलता हूं, जीरोथ लॉ बताता टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में नहीं, इसलिए आया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बताता हीट के बारे में, वो काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन में, लेकिन फर्स्ट लॉ हीट के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, तब आया सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ बताता है हीट के डायरेक्शन के बारे में, और वो सेकेंड लॉ का ड्रॉबैक्स ये रहा कि लोएस्ट टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो थर्ड लॉ आया। तो थर्ड लॉ कहता कुछ भी कर लो, कितना ठंडा कर दो, 0 केल्विन टेम्परेचर कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर जब हो जाएगा तो दुनिया में जितने भी गैस है सब जम जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, फिर सबका कहानी खत्म। इसलिए कौन टेम्परेचर कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, तो 0 केल्विन। हम क्वेश्चन से थोड़ा आउटसाइड जाके बात कर रहे हैं, फिलहाल आपका ऑप्शन यहां पर डी होगा। नेक्स्ट वन, अब आइए 33 में, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। पहले साइक्लिक प्रोसेस क्या है बच्चों, जरा समझिएगा। यहां पर साइक्लिक प्रोसेस, ये वाला साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। यानी जहां से आप चल रहे हैं,
जहां से आप चल रहे हैं अगर वहीं स्टार्ट हो जाता है तो ये कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें वर्डन क्या कहलाता है? अब जरा आइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या जानते हैं? Q बराबर, आप जानते हैं Q बराबर यहाँ पे डेल्टा U प्लस क्या W। तो साइक्लिक प्रोसेस में जहां सब चल रहे हैं वहीं पर आ गए, मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जा रहा है। आज जब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 0 होगा। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो मतलब हो गया Q बराबर W। इसका मतलब जितना हीट आप देंगे वो सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में गिवन हीट जो होगा वो किया गया वर्क डन के इक्वल होगा। ढूंढ लीजिए ऑप्शन, 0 तो होगा नहीं। इक्वल टू द गिवन वर्क डन पूछ रहा ना, इक्वल टू द गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को जितना हीट देंगे उतना वर्क डन होगा। हाँ बिल्कुल, आप यहां से सोचिए ना, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। और आपको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस जहां से चल रहा है वहीं से आ रहा है। बर्फ है, उसको मान लेते हैं आपने गर्म किया, पानी बना, फिर उसको ठंडा किया, बर्फ बना, जिस टेम्परेचर से गया उस टेम्परेचर पर आ गया, तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम हो गया, इसलिए इंटरनल एनर्जी उसका कांस्टेंट रहा, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया। और जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0, तो Q बराबर क्या W, यानी जितना हीट देंगे उतना वर्क डन होगा, सिस्टम उतना वर्क डन करेगा, इसलिए ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन, अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT है, तो यहां देखिएगा kT है, तो ke जो है वो टेम्परेचर का कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली, तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब गैस मॉलिक्यूल को किसी बर्तन में ले लीजिए, मान लीजिए एक बर्तन है और इस बर्तन में आप गैस मॉलिक्यूल ले लीजिए और नीचे से गर्म कीजिए, तो ज्यादा गर्म करेंगे तो गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड में चलेगा, तो ज्यादा स्पीड चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में आ जाइए। इफ ए कार टायर है आर हॉट, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल देम वुड बी। कहता है एक कार का जो टायर है वो गर्म हो गया, तो उसके अंदर गैस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? सेम कहानी तो है, अभी भेसल वाला बात बता रहे थे ना कि अगर इसमें गैस मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे, गर्म हो रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल जिधर उधर रैंडम मोशन में दौड़ना शुरू करेगा। तो अगर हॉट हो जाएगा टायर के अंदर में, अगर टायर के अंदर में हॉट हो जाएगा, ये मान लो टायर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल है, जब हॉट हो जाएगा तो हवा तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर लगाएगा, इधर प्रेशर इधर प्रेशर, चारों तरफ प्रेशर लगाएगा, हाई प्रेशर लगाएगा, क्योंकि बहुत स्पीड चलने लगेगा, इसलिए दोनों तरफ दीवार में धक्का मारेगा, और जो धक्का मारेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ऑप्शन ढूंढिए। इफ कार टायर आर हॉट, गर्म हो जाता है, कार के टायर का गर्म हो जाता है, तो प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी क्या? हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बोलो ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है? देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होता है, दिमाग से जरा सोचिए इस बात को, ये मेन पॉइंट है और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट। पार्टिकल क्या है? जैसे पेंडुलम क्या ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो कहता है इसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा? आप पहले समझ लीजिए, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, यहां पर कोई पार्टिकल है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल यहां पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, पार्टिकल यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट बदल गया, यहां पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और अभी किसी हालत में नहीं बढ़ने वाला है। अगर झूला को झुला रहे हैं तो झूला लास्ट जहां तक जा रहा है, तो क्या दोबारा झुलाएंगे तो और आगे जाएगा, रस्सी बढ़ तो नहीं जाएगा भाई, तो यानी एम्पलीट्यूड जो है इसमें कांस्टेंट रहता है। हालांकि इसमें एक बात और है कि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप ऑसिलेशन की स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। लेकिन अगर झूला आप झुला दिए एक बार, तो मैक्सिमम जो धागा की लंबाई है वहीं तक जाएगा, इसलिए इसमें एम्पलीट्यूड रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। आपको पता है जब झूला झूलते हैं तो मीन पॉइंट पर स्पीड बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पर बहुत ही कम, 0 हो जाता है, तो वेलोसिटी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। अगर फटाफट ऑसिलेशन होगा, चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होबे करेगा, तो कांस्टेंट क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम। एसएचएम के लिए क्या कंडीशन है? आपको पता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये होना चाहिए, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है रीस्टोरिंग फोर्स का। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? जैसे मैं चमड़ा को खींच रहा हूं और छोड़ दे रहा हूं, ये बैलेंस हो जा रहा है, किस फोर्स के कारण? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण।
और इसमें है क्या, इसके अंदर में इलास्टिसिटी है। अगर इलास्टिसिटी लूज हो जाए, इलास्टिसिटी चेंज हो जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स चेंज हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी कंडीशन होता है, इसमें बोल रहा है फ्रिक्शन, बिल्कुल नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है इलास्टिसिटी। इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सबसे बड़ा कंडीशन होता है इलास्टिसिटी। अब आइए, तो 37 का ऑप्शन कितना हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में आ जाइए। Which physical quantity does the amplitude of SHM represent? कौन सा क्वांटिटी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जी हाँ, उसका डिफिनेशन ही एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन आपका कितना हो गया, बी। नेक्स्ट वन 39 है, यहां पर आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। What types of wave are produced in vibrating string और organ pipe? ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, मैं जैक वाला को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बता रहा हूं कैसे। यहां पर देखिएगा ऑप्शन दिया ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सरफेस वेव। खैर ये दोनों, इसकी बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर एक स्ट्रिंग होता है, बात को जरा समझ लीजिएगा, स्ट्रिंग होता है, यहां पर स्ट्रिंग है, अगर इसको हम खींच के छोड़ देंगे तो भंसवर साउंड बनेगा और ऐसे जाएगा। इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स, इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। और ऑर्गन पाइप इस तरह से बांसुरी जैसा, ऑर्गन पाइप वाला जो वेव होता है, जैसे बांसुरी बजा रहे हैं या बैंड पार्टी वाला जो बाजा बजता है, इसमें जो वेव जनरेट होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब जरा सोचिए क्या ऑप्शन मारेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ वेव आर प्रोड्यूस इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। दो बातें बोला है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में होता है ट्रांसवर्स और ऑर्गन पाइप में होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम कौन ऑप्शन मारें, आप खुद डिसाइड कीजिए। ये जैक बोर्ड का एक डिमेरिट रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें डबल ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन में कोई डिसाइडिंग है ही नहीं। स्ट्रिंग अगर सिर्फ रहता तो ट्रांसवर्स वेव मारते, ऑर्गन पाइप रहता तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव मारते, लेकिन यहां पर तो दोनों बोल रहा है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन। तो भाई स्ट्रिंग में होता है ट्रांसवर्स और ऑर्गन में होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल। तो चूंकि पहले स्ट्रिंग है तो मार दो ट्रांसवर्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में, लास्ट क्वेश्चन 2024 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बीट्स के बारे में बताना चाहता हूं भाई। यहां देखिए ट्यूनिंग फॉर्क है, गौर से सुनिए, ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। नहीं ट्यूनिंग फॉर्क समझ में आता तो घंटी समझिए। तो बीट्स बनाने का तरीका है, बीट्स बनाने का तरीका क्या है, दो प्रोग्रेसिव वेव होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में ट्रेवलिंग होना चाहिए, सारे चीज सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस रहना चाहिए। वो डिफरेंस मैक्सिमम 10 होना चाहिए। अगर हम फ्रीक्वेंसी एक N1 लेते हैं, दूसरा N2, तो N1 माइनस N2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। इसको ऐसे पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए, N1 माइनस N2 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कम से कम 10 होगा। 10 से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का 10 से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहेगा तो अच्छा से बीट्स सुनाई नहीं पड़ता है। संडे के क्लास में बीट्स का डिस्कशन होगा पूरा विस्तार से, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, तो वहाँ पर विशेष से बात करेंगे। लेकिन ध्यान से सुन लो, बीट्स बनाने की कंडीशन क्या है, दो प्रोग्रेसिव वेव होना चाहिए, सारा चीज़ सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम, वेलोसिटी सेम, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए। और जब दोनों सुपरपोज करता है तो बन जाता है बीट्स। संडे के क्लास में 8 से 11 में बैंक मोड वाला बैच में ये बीट्स का पूरा क्लियर किया जाएगा कंसेप्ट। बाकी जगह खत्म हो चुका था, हॉस्टल में खत्म हो गया, बस स्टैंड में खत्म हो गया। बैंक मोड वाला बैच को संडे को 8 से 11 में पूरा साउंड का जो छोटा सा टॉपिक बच रहा है उसको पूरा क्लियर करेंगे, उसमें बीट्स भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे बोलता है कि बताओ कौन सा इसका नेसेसरी कंडीशन है, तो पहला नंबर एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का। तो डिसाइडिंग कंडीशन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम रहता है, एम्पलीट्यूड भी सेम रहता है, वेवलेंथ भी सेम रहता है, डायरेक्शन भी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंट होता है। इसलिए अगर बीट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है तो है फ्रीक्वेंसी, और दोनों वेव के फ्रीक्वेंसी में 10 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लियर हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए डिसाइडिंग फैक्टर इज बीट्स। प्यारे बच्चों, 2024 का क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व किया है, और इस वीडियो को अच्छे से आप देखिए और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और क्लास में जब आइएगा तो आपसे हम पूछेंगे। अगला लेक्चर में हम नीट का क्वेश्चन लाएंगे और 2022 का जैक बोर्ड का क्वेश्चन लाएंगे। मैंने पहले बोला सीबीएसई बोर्ड का हर स्कूल में एग्जाम हो गया फिजिक्स का, इसलिए उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं।
अभी आपके बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड के लिए, और नीट के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, नीट और जेई के लिए। तो अगला जो वीडियो आएगा वो नीट का सॉल्यूशन होगा और जेई का सॉल्यूशन होगा और स्टेट बोर्ड का 2002 का सॉल्यूशन भी अभी होने वाला है। तो इसको अच्छे से देखिए आप, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।